नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेस पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 11 जून 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान है उसके लिए 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक को लागू करने के लिए धन आवंटित किया है और राज्य सरकारें लाभार्थियों की पहचान इसके अंतर्गत करेंगी। इसके साथ ही भारत सरकार ने विशेष इनोवेशन स्कीम्स को लागू करने के लिए नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ में 5000 करोड़ रुपए के माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्प्स का निर्माण की जानकारी भी दी है। अब हम माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्प्स के बारे में जानते हैं। तो ये एक सूक्ष्म सिंचाई निधि है जिसका उपयोग संसाधन जुटाने और सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए किया जाता है। अब तक सूक्ष्म सिंचाई निधि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यों में जारी की गई है, जिसके तहत तमिलनाडु के अंदर इसके लिए 778.79 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश के लिए 616.14 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या है? तो ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसी का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम पर ड्रॉप मोर क्रॉप रखा गया है, जो कि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसके माध्यम से जल के उपयोग दक्षता पर केंद्रित है। अर्थात इसमें कम से कम पानी का उपयोग करते हुए सिंचाई का अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। इसका उद्देश्य उर्वरकों का उपयोग, इसके अलावा श्रम पर होने वाले व्यय और उसकी लागत को कम करना प्रमुख रूप से है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में वर्ष 2019-20 का खाद्य सुरक्षा सूचकांक लॉन्च किया है और इस फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर शीर्ष स्थान करने वाले 3 राज्यों के अंदर शामिल हैं गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अर्थात इन 3 राज्यों ने शीर्ष रैंकिंग पर अपना जो स्थान है वो पक्का किया है। यह इंडेक्स 5 मापदंडों के आधार पर तैयार किया गया था, जिनमें से जो 5 मापदंड हैं वे हैं खाद्य परीक्षण सुविधाएं, इसके अलावा मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, तीसरा है अनुपालन, चौथा प्रशिक्षण और 5वां है उपभोक्ता सशक्तिकरण के अलावा क्षमता निर्माण। तो ये 5 मापदंड हैं, इनके आधार पर फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को तैयार किया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के दौरान ईट राइट पर एक ई बुक भी जारी की गई है। इस ई बुक में सुरक्षित खाद्य प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया है जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो इनके अंदर सबसे प्रथम स्थान पर रहा है गोवा राज्य और इसके बाद में मणिपुर और मेघालय राज्यों का स्थान रहा है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इनके अंदर चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह रैंकिंग के अंदर सबसे ऊपर बने हुए हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर एक थीम के तहत जारी किया गया था और जो थीम थी खाद्य सुरक्षा सबका अधिकार है, अर्थात फूड सिक्योरिटी एवरीवन्स बिजनेस। यह विषय उन लोगों के लिए समर्पित था जो आपूर्ति श्रृंखला में थे, अर्थात जो ये खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वाले श्रृंखला, जिसमें किसान से लेकर जो बिचौलिए व्यापारी, ये सरकार, सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस आपूर्ति श्रृंखला में थे और लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित भोजन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे थे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है, जिसके बारे में हम हमारी पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। भारत कोल एक्सचेंज की स्थापना करेगा और इसके लिए कोल एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। भारत कोल एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने के प्रस्ताव के अनुसार देश में खनन किए गए पूरे कोयले का व्यापार कोल एक्सचेंज नामक एक सामान्य प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इसका महत्व क्या है? तो इसके महत्व के बारे में बात करें, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वह
कोयला के क्षेत्र में कई खरीदारों और विक्रेताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसके अलावा ध्यान देने की बात है कि 11 जून 2020 अर्थात आज की डेट को, आज 11 जून 2020 को वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी शुरू की जा रही है। यह नीलामी कोयला मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। और इसके पीछे एक कारण यह है क्योंकि सरकार का एकाधिकार अब तक रहा और इस दौरान भारत के अंदर कोयले का जो उत्पादन है वो बढ़ाने और आयातित कोयले की निर्भरता को कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्योंकि भारत जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा कोयले का भंडार रखने वाला देश है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत को अन्य देशों से कोयला आयात करना पड़ता है। और इसी अन्य देशों पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए यह सरकारी एकाधिकार हटाने का फैसला लिया गया है। कोल एक्सचेंज की बात करें तो जो भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजार तक पहुंचने के लिए कोयला क्षेत्र को खोला जा रहा है, लेकिन कोयला क्षेत्र में कोल इंडिया प्रमुख भागीदार रहेगा। पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी अर्थात DIAT ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक नैनो टेक्नोलॉजी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे का विकास किया है, जिसका नाम अनन्या रखा गया है। और यह जो कीटाणुनाशक है यह कई सतहों को कीटाणु रहित करने के अंदर प्रभावी है, जिनमें से हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि मास्क, इसके अलावा PP किट्स हैं, हॉस्पिटल लिनेन, इसके अलावा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सभी को यह कीटाणु रहित करने में सक्षम होगा। इसका उपयोग एलिवेटर अर्थात लिफ्टों के जो बटन है, इसके अलावा डोर नोब्स अर्थात दरवाज़ों के जो हैंडल हैं, इन सामान्य जगहों को भी जो जर्म फ्री करने के लिए यानी कीटाणु रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इस स्प्रे के बारे में बात करें तो जो अनन्या है वो एक जल आधारित स्प्रे है जो कि 24 घंटे तक प्रभावी रहती है। और यह स्प्रे कपड़े, इसके अलावा धातु की वस्तुओं और प्लास्टिक पर टिक सकती है। इस स्प्रे की जो विषाक्तता है अर्थात इसका जो जहरीलापन है वह मनुष्यों के लिए नगण्य है, अर्थात मनुष्यों पर इसका कोई प्रभाव, इसके विषाक्तता का कोई प्रभाव नहीं होगा। और अनन्या स्प्रे की जो शेल्फ लाइफ है वो 6 माह से अधिक है, अर्थात यह 6 महीने से अधिक समय तक यह बिल्कुल ठीक रहता है, काम में लेने योग्य रहता है। अब हम DIAT के बारे में बात करें, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित की जाती है। और यह संस्थान भारतीय आयुध कारखानों, इसके अलावा तटरक्षक बलों और इंडियन आर्म्ड फोर्सेज जैसे कि एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और इस संस्थान के कुलाधिपति रक्षा मंत्री होते हैं, अर्थात रक्षा मंत्री इसके सर्वेसर्वा होते हैं। अगला टॉपिक है चैलेंजर डीप। 7 जून 2020 को अंतरिक्ष यात्री और समुद्र विज्ञानी काती सुल्लिवन इतिहास में पहली ऐसी महिला और 5वीं ऐसी व्यक्ति बन गई है जो कि महासागर में सबसे गहरे तल तक पहुंची है, जिसे मैरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप कहा जाता है। यानी मैरियाना जो ट्रेंच है, प्रशांत महासागर के अंदर स्थित मैरियाना ट्रेंच के अंदर एक स्थान है चैलेंजर डीप, जो सबसे गहरा जो तल है, महासागरों का सबसे गहरा तल माना जाता है। और इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो काती सुल्लिवन वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला थी। और इसके बाद में हम बात करते हैं नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोवा के बारे में। तो नोवा के अनुसार महासागर की जो औसत गहराई लगभग 12,100 फीट होती है और इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर द्वीप कहा जाता है, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर की सतह में के नीचे स्थित है और यह लगभग 36,200 फीट की गहराई पर स्थित है। चैलेंजर द्वीप जो है वह पश्चिम प्रशांत महासागर के अंदर मैरियाना आइलैंड समूह के पास में मैरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर स्थित है, जिसकी स्थिति को हम एक बार फिर से हम इस मैप के अंदर समझ सकते हैं। जैसे कि इस मैप में आप देख पा रहे हैं, इस मैप में ये मैरियाना ट्रेंच है और इस मैरियाना ट्रेंच के जो दक्षिण की ओर, अगर ये दक्षिण की ओर हम बात करें तो इस दिशा के अंदर यहाँ ये जो हिस्सा है ये है चैलेंजर डीप का हिस्सा और इसी जगह पर यह स्थित है। और इसके नज़दीक में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये चाइना की बॉर्डर्स है
ये फिलीपींस हैं, और इसके अलावा यहाँ पर ये जापान के द्वीप हैं। ये जापान के जो सीमाएं दिखाई दे रही हैं। तो इसी के पास में इस मेरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर यह चैलेंजर डीप स्थित है। तो हमने मैप के माध्यम से इसे समझा, और अब हम चलते हैं आगे नोवा के बारे में। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्यिक विभाग के अंदर एक अमेरिकी वैज्ञानिक एजेंसी है, और यह महासागरों, इसके अलावा प्रमुख जलमार्गों और वातावरण की स्थितियों पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाली संस्था है। डेक्कन क्वीन, दो महत्वपूर्ण शहर हैं पुणे और मुंबई, उनके लिए डेक्कन क्वीन नाम की एक पहली डीलक्स ट्रेन शुरू की गई थी, और इसका नाम डेक्कन क्वीन पुणे के नाम पर रखा गया है, क्योंकि पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन के रूप में भी जाना जाता है। ये जो डेक्कन क्वीन है, इसका परिचालन 1 जून 1930 को शुरू किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 जून को ही इसके जो एनिवर्सरी है वो मनाई जाती है, इस डेक्कन क्वीन की एनिवर्सरी मनाई जाती है। और ये जो ट्रेन है, इसके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनमें हम बात करें भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन, इसका जो रिकॉर्ड है इसी के नाम है। इसके अलावा पहली लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक ढुलाई ट्रेन, इसके अलावा पहली महिला स्पेशल ट्रेन, और डाइनिंग सुविधा प्रदान करने वाली पहली ट्रेन। इस तरह की कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो इस डेक्कन ट्रेन के नाम पर ही रिकॉर्डेड हैं। इसे सेंट्रल रेलवे के अग्रदूत ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे यानी GIPR के द्वारा शुरू किया गया था, और ये मुंबई और पुणे के बीच में चलने वाली एक ट्रेन है। कैमन आइलैंड, DPIIT के अनुसार कैमन द्वीप भारत में 5वें सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा है। अर्थात कैमन द्वीप का जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो सबसे अधिक आंका जा रहा है। अब हम बात करें DPIIT के पूरे नाम के बारे में, फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अर्थात उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। इस द्वीप से यानी इस कैमन द्वीप से जो FDI निवेश है प्रतिवर्ष 2019-20 में मतलब इस जो 2018-19 के अंदर ये $1 बिलियन था, और 2017-18 के अंदर यह $1.23 बिलियन था। लेकिन वर्ष 2019-20 के अंदर यह 3 गुना बढ़ गया, और लगभग 3 गुना बढ़ते हुए यह $3.7 बिलियन हो गया। तो इसको आप इस मैप के अंदर एक बार आप देखना चाहेंगे, तो जैसे ये मैप है, इसमें आप देख रहे हैं जो ये मैक्सिको है, और इसके बाद में ये मैक्सिको की खाड़ी, इस मैक्सिको की खाड़ी के पास में ये क्यूबा और हैती द्वीप हैं, और इन्हीं यहाँ पर जैमिका है, और इसके पास में आप ये जो देख पा रहे हैं ये हिस्सा है ये कैमन आइलैंड्स का, यानी जो कैमन द्वीप का, और इसके अंतर्गत 3 द्वीप हैं जिनके बारे में हम और डिटेल से चर्चा करते हैं। ध्यान देने की बात है कि जो साइप्रस है, वहाँ से भारत को आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी वर्ष 2018-19 के अंदर 296 मिलियन की तुलना के अंदर लगभग 3 गुना बढ़कर के 2019-20 में 869 मिलियन डॉलर हो गया, और वर्ष 2017-18 के अंदर यह निवेश 417 मिलियन डॉलर ही था। इस तरह से इसमें भी लगभग 3 गुना की वृद्धि आंकी गई है। अब हम कैमन आइलैंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये पश्चिमी कैरेबियन सी के अंदर एक स्वायत्त ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। 264 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए इस द्वीप में 3 द्वीप हैं, जिनमें है ग्रैंड कैमन, कैमन ब्रॉक और लिटिल कैमन। इस प्रकार से 3 द्वीप शामिल हैं। और हम बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन सिटी के अंदर स्थित है, जो ग्रैंड कैमन द्वीप पर स्थित है। और यह ग्रैंड कैमन द्वीप इनमें से ऐसा द्वीप है जिस पर सर्वाधिक आबादी, इन तीनों द्वीपों के अंदर सर्वाधिक आबादी इसी द्वीप पर निवास करती है। UAE अपने पहले मिशन मंगल मिशन होप मार्स मिशन को लॉन्च करने वाला है, और यह 15 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। और ऐसा करने वाला UAE अरब देशों के दुनिया के अंदर पहला देश होगा। और अगले 40 दिनों के अंदर संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE अपना मंगल मिशन लॉन्च कर देगा, और ये मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा तक भी पहुंच जाएगा। इसकी तैयारी लगभग 2014 से चल रही है, और इसी जुलाई के अंदर चीन और अमेरिका भी अपने मंगल मिशन लॉन्च करने वाले हैं। और तीनों देशों का जो लॉन्च विंडो है वो एक ही है, लेकिन इनकी लॉन्चिंग अलग अलग होंगी। अब हम बात करते हैं मार्शियन ईयर और क्लाइमेट के बारे में। यह जो
होप मार्च मिशन है वह इसके बारे में जानकारी देगा, ऐसा दुबई के जो अथॉरिटीज़ के बारे में अथॉरिटीज़ के द्वारा बताया जा रहा है। उन्होंने ये बताया कि हम ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो कि मंगल ग्रह के चारों ओर उसकी कक्षा में चक्कर लगाएगा, जो हमें पूरे मार्शियन ईयर अर्थात जो मंगल के जो मंगल वर्ष है और उसके अलावा वहाँ का जो क्लाइमेट अर्थात जलवायु के बारे में जानकारी देगा। इस मिशन की जो डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं मिस सारा अल अमीरी, उन्होंने बताया कि यूएई का मंगल मिशन हमें उन वजहों के बारे में बताएगा कि जिससे कि मंगल ग्रह के वातावरण में लगातार बदलाव किस तरह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। साथ ही यह वह इसकी सतह पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा के बारे में भी जानकारी देगा। हाल ही में अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। 9 जून 2020 को जम्मू उच्च न्यायालय के अंदर इन्हें न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। करीब 7 साल के अंतराल के बाद में किसी कश्मीरी वकील को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ऐसे कश्मीरी वकील थे जिन्हें वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा उनके नाम की सिफारिश पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार के पास में लंबित थी। सिफारिश को पिछले सप्ताह अंतिम रूप दिया गया और 9 जून 2020 को इसकी अधिसूचना भी जारी की गई। वानी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में कई मामलों में केंद्र की पैरवी कर चुके हैं और वे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम के दामाद हैं। अब हम जैसे हमने इसमें देखा कॉलेजियम, तो कॉलेजियम क्या है इसके बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो कॉलेजियम जो हाई कोर्ट्स और देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं और देश के जो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जजों की नियुक्ति करने वाला एक पैनल होता है जिसके अंदर जिसकी जो अध्यक्षता है वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा की जाती है और उसके अलावा अन्य जो उनके द्वारा इस पैनल के अंदर कुछ अन्य न्यायाधीशों को भी वरिष्ठ न्यायाधीशों को इसमें नियुक्त किया जाता है, जो कि आने वाले जो समय में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जो रिक्त पद होते हैं जजों के उनके लिए उनके लिए विभिन्न कोर्टों के लिए वे जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करते हैं। हालांकि ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। इन नियुक्ति के लिए सिफारिश करना इस कॉलेजियम का कार्य होता है। इससे पूर्व 99वां संविधान संशोधन भी हुआ था जिसके दौरान जिसके अंतर्गत इस कॉलेजियम के स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वह वर्तमान में चलन में नहीं है। तो इसी के साथ में आज की हमारी करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं और अब बारी है आज के इस प्रश्न की जिसका जवाब आपको इसी क्लास के अंदर मिलेगा। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य के पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या और भ्रातृघात की घटनाओं को कम करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? इसका जवाब आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है स्पंदन अभियान। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य के पुलिसकर्मियों से संबंधित आत्महत्या और भ्रातृघात की घटनाओं को कम करने के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़े हुए जो पुलिस अधीक्षक हैं वो प्रत्येक शुक्रवार को अपने ज़िलों के अंदर परेड शुरू करेंगे। साथ ही वे पुलिसकर्मियों की शिकायतों का समाधान भी करेंगे और अवसादग्रस्त अधिकारियों का मेडिकल ट्रीटमेंट और उनके लिए परामर्श को अनिवार्य भी किया गया है। साथ ही साथ इन पुलिसकर्मियों के तनाव को और इनकी तनावपूर्ण जीवन को रिलैक्स करने के लिए, इसको कम करने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर योगा क्लासेज भी आयोजित की जाएंगी, जिसके लिए जो ट्रेनर के रूप में स्थानीय योगा ट्रेनर्स को आमंत्रित किया जाएगा। इससे संबंधित और डिटेल्स और आपको पिछली क्लास में मिल जाएंगी। हमारी कल की क्लास में 10 जून 2020 की क्लास के अंदर इससे संबंधित और डिटेल्स मिलेंगी। साथ ही आपको अपनी परीक्षाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी जो डिटेल से जानकारियाँ इस क्लास के अंदर मिलेंगी। तो इसे जानने के लिए आप पिछली क्लास में विजिट कर सकते हैं। और अब बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आपको देना है। तो वह प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे 2020 की थीम क्या है? ध्यान दीजिए, इस थीम के लिए हमने ये जो
आज की क्लास है उसमें भी उस थीम का जिक्र किया गया है। तो इसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। साथ ही आप अपने जो भी विचार, आपके फीडबैक्स, आपके जो समस्याएं हैं या आपके जो भी सुझाव हैं उन्हें भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अवगत करा सकते हैं। थैंक यू।